वेलकम स्टूडेंट्स और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज सिंह। तो गाइज यहाँ देखेंगे हम लोग आज 11th क्लास का जो टॉपिक है चैप्टर 5 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो हमारा चैप्टर 5 है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानना होता है। और जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, हमारा जो बेसिक कंसेप्ट हम लोग को पहले से पढ़े हुए हैं उसी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा बेसिक कंसेप्ट के तौर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख रखा है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर के बारे में हम जाने गाइस कि रियल नंबर उसको बोलते हैं, ऑल जा बोलेंगे कि उसके पावर करने पे, स्क्वायर करने पे नॉन नेगेटिव है, तो उसको हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं गाइस। रियल नंबर्स आपको समझ में आएगा। रियल नंबर दुनिया के जितने भी नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, जो ऑल काउंटिंग नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर, उसके बारे में। फिर आता है होल नंबर जो 0 से शुरू होता है। फिर आते हैं आपके इंटीजर्स के बारे में, जो प्लस इन्फिनिटी से 0 और 0 के बाद माइनस इन्फिनिटी रहता है। फिर आते हैं रेशनल नंबर पे गाइज। तो रेशनल नंबर क्या है, तो जो p/q के फॉर्म वो रेशनल होगा, जो नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल होगा। फिर आगे बढ़ते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, जो 1 और इस शेप से करते हैं, या कंपोजिट नंबर जो भी हैं, या हम लोग बोल सकते हैं शो ऑन हो गया। मतलब और भी जितने भी नंबर के बारे में आप लोग पढ़ते हैं उन सारे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। तो अभी तक गाइस हम लोग क्लास 10th में जो भी पढ़े थे वो सब की सभी किसके बारे में पढ़े थे, रियल नंबर्स के बारे में पढ़े थे। और रियल नंबर्स के बाद जब जैसे यहाँ पे पहले ही मेंशन था चैप्टर के ऊपर, आप यहाँ पे देखे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने जब 0 निकाला था तो हमने सिर्फ रियल नंबर की बात की थी। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, डी का एक पढ़े थे हम लोग, डी के वैल्यू को हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, डी के 3 रूप को पढ़ा था। डी अगर 0 से बड़ा हो जाए, डी अगर 0 से बड़ा हो जाए, डी अगर 0 से छोटा हो जाए, और डी अगर 0 के बराबर हो जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या देखा था वहाँ पे कि डी जब 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, उसके अनइक्वल रूट्स होते हैं, अनइक्वल रियल रूट्स हो गए। फिर क्या पढ़ते थे, डी अगर 0 के बराबर हो जाए तो बोलते थे इक्वल और रूट्स होंगे, एक रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। जब डी अगर 0 से छोटा होता तो हम बोलते थे कि नॉन नेगेटिव, नो रूट्स इज पॉसिबल, नो रूट होंगे। तो नो रूट्स कहने का मतलब ये होता था कि जब हम डी की वैल्यू निकालते थे, डी मतलब क्या, b² - 4ac। ये जो फार्मूला आप पढ़ चुके हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में, वहाँ पे जब b² - 4ac निकालते थे तो b² - 4ac निकालने पे जब इसकी वैल्यू निगेटिव आती थी तो हम बोलते थे कि ये इसके रूट्स पॉसिबल नहीं है। इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि वैसे नंबर को हम क्या कहते हैं। जैसे अभी तक आप इन सारे नंबर्स को देखे, रियल नंबर्स को देखे थे, अभी आप देखेंगे कि रियल नंबर्स के बाद जो नंबर्स आते हैं आखिर उनको क्या, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे रूट अंडर अगर -3 आ जाए, रूट अंडर अगर -7 आ जाए, रूट अंडर अगर -2 आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते थे कि ये आ गया मतलब इसके रूट्स पॉसिबल नहीं है और ये नंबर हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हम लोग इसको एक नाम दे रखते हैं, इसका नाम क्या दिया हम लोग, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कहने का मतलब होता है वैसा नंबर जिसको हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा भी नंबर हो सकता है। वह अब उस नंबर को जब डिनोट करने की बात आती है तो यहाँ पे साइंटिस्ट दिखाते हैं, जिनको आपने क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जिनका नाम सुना होगा, ये हैं आपके यूक्लिड्स। कौन है, यूक्लिड्स का नाम आता है। यूक्लिड्स ने क्या कहा, यूक्लिड्स ने ऐसे नंबरों के लिए कुछ लेके आए कि अगर ये √3 है तो इसको रूट अंडर -3 लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसको इन्होंने एक टर्म लेके आया, जिस टर्म को, इस नंबर को लिखने के लिए एक टर्म लाया जिसका नाम है आयोटा। तो हम कहना चाहेंगे जो अभी तक देख लिया है लोटा उसको समझ में आएगा ये आयोटा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आना। जैसे आयोटा यूक्लिड्स ने दिया, इसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया आई से, ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस आई की वैल्यू की बात करें तो आई की वैल्यू इन्होंने बताया रूट अंडर -1। क्लियर। तो जब रूट अंडर माइनस और आई का यूज़ करके जब हम लोग रिप्रेजेंट करने चलते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर √3 को हमको लिखना हो, -√3 को, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 -1 इंटू रूट अंडर 3। दैट मीन्स रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आई। आपको कौन बताया था, यूक्लिड्स ने। तो इसके हो गया रूट अंडर आई, और रूट अंडर 3i जो हुआ आपका, ये क्या बन गया आपका, इमेजिनरी नंबर। ये क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर। क्लियर हो गया। इसी तरह से आप किसी भी नंबर को, जैसे √7 को लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, तो आप यहाँ देखिए रूट अंडर -1 इंटू √7, दैट मीन्स √7i। दिस इज योर इमेजिनरी नंबर।
बात समझ में आ रही है आपको। जैसे इससे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो ये इमेजिनरी नंबर समझ में जब आता है तो आई के हमको कुछ वैल्यू को याद रखना होता है। जैसे एक आई का वैल्यू आपको याद रखना है हमेशा, आई इज इक्वल टू √(-1). क्लियर है। दूसरा आई का वैल्यू जो होगा आपका वो आपको याद रखना है आई स्क्वायर की वैल्यू। आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो देखो दोस्तों, जैसे आई स्क्वायर की बात करिएगा तो आई की वैल्यू क्या है, √(-1). -1 की जब आप स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, आपको मिलेगा ये √-1 का स्क्वायर आपको मिला -1। क्लियर। तो ये दो वैल्यू अगर आप याद रखते हैं तो आगे जो भी आपके आएंगे वो सब जगह आई पावर ऑफ आई, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं, जहाँ भी आप एक टर्म पढ़िएगा जिसको बोलते हैं पावर ऑफ आई, आयोटा, दैट मीन्स आयोटा। तो इस पावर ऑफ आयोटा को समझने में आपके लिए आसानी होगी। जैसे आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे की जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो आगे हमको क्या मिलने वाला है, आगे में देखिएगा। जैसे पावर ऑफ आयोटा में आपको बताने की हम कोशिश करें तो पावर ऑफ आयोटा, पहले हम आयोटा के पावर को समझ लेते हैं फिर आगे की बात करते हैं। पावर ऑफ आयोटा में जैसे कहने का मतलब, अगर आई का पावर 4 दे दे, अगर आई का पावर 8 दे दे, अगर आई का पावर 9 दिया हो, अगर आई का पावर 81 दिया हो, तो आप इसको फाइंड आउट कैसे कर लेंगे। देखिए आपको हमने दो ही आई का वैल्यू, जैसे कि आपको पीछे मैंने दिखा रखा था कि आई का दो वैल्यू आपको याद रखना है। एक आई का वैल्यू क्या याद रखना था, आई का वैल्यू क्या होता है, √(-1). जैसे जब भी आप क्वेश्चन बनाए तो दोनों वैल्यू को हमेशा रिमेंबर रखें। आई का वैल्यू √(-1) और आई स्क्वायर जब करने जाएँ तो इसकी वैल्यू क्या होती है, -1। आई का वैल्यू √(-1) और आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ये दो वैल्यू अगर आपको याद रहता है तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे आई का पावर 4 है तो क्या आप इसको आई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और आई का पावर 2 का वैल्यू क्या हो गया, -1। और जब इसका पावर 2 करेंगे तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। जैसे आई के पावर 8 को देखें तो इसको हम लोग आई के पावर 2 का होल पावर क्या लिख सकते हैं, आप 4 लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब क्यों, क्योंकि आप एक फार्मूला पढ़े होंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, ए का पावर m रहे और पावर n रहे तो वो क्या होता है, ए का पावर m इंटू n हो जाता है। तो उसी बेसिस पे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और -1 का पावर 4 कर दिए तो आपको एक और चीज़ मालूम है, किसी भी निगेटिव वैल्यू, निगेटिव नंबर का पावर, अब देखिए दो चीज़ याद, किसी भी निगेटिव नंबर का पावर अगर इवन है, अगर क्या है, इवन है, तो ऑलवेज जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आता है। कैसा आता है, पॉजिटिव। कोई भी निगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड है तो ऑलवेज जो वैल्यू आता है वो कैसा आता है, निगेटिव आता है। क्लियर हो गया, निगेटिव आता है। समझ में आ गया दो चीज़ें। तो जैसे पावर देखें तो 4, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर। आई के पावर 9 की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई का पावर 9 को अगर लिखने के चले हम तो यहाँ लिखेंगे तो आई के पावर को 3 लिखना होगा, और फिर क्या लिखना होगा, आई के पावर 3 लिखना होगा। क्लियर। अब इस आई के पावर 3 जो है इसको हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, जैसे इस आई के पावर को अगर 3 को बात करें तो 3 को हम लिख सकते हैं आई का पावर 2 इंटू आई का पावर कितना हो गया आपका, 3। तो आई के पावर 2 का मतलब हुआ -1, तो -1 इंटू आई का पावर कितना लिख दिया, 3। तो -1 इंटू अगर आई होता है तो ये बन गया -i, और -i का पावर 3, दैट मीन द आंसर इज व्हाट, निगेटिव का पावर क्या है आपका, 3 है, तो यहाँ आंसर आपका क्या आएगा, -i आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात, -i। क्लियर। 81 अगर दिया हुआ है आई का तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको भी आप 3 के केस में लिख सकते हैं, आई के पावर 3 का पावर 27। तो आई के पावर 3 का मतलब क्या होता है, -3 -i, तो -i का पावर कितना कर दिए, 27। आंसर आपका कितने से क्या आ जाएगा, माइनस का पावर 27 है, 27 क्या है आपका, एक और नंबर है, तो आंसर क्या होगा, -i होगा। बात समझ में आ रहा है आपको। देखिए कितना ही आसान है। पावर ऑफ जो था आपका आयोटा, पावर ऑफ आयोटा को आप आसानी से समझ लें, इस तरह क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं। आराम से आप देख लें, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब आयोटा के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे आते हैं जो हमारा चैप्टर के नाम से शुरू होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर है क्या, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अभी दो तरह के नंबर हैं, पहले इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। वैसे कॉम्प्लेक्स का मतलब होता भी क्या है, किसी भी चीज़ को जटिल बना देना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया जब रियल नंबर को इमेजिनरी में आप ऐड कर देते हैं। कौन से नंबर को, रियल नंबर को इमेजिनरी में जब आप ऐड कर देते हैं तो इमेजिनरी प्लस रियल नंबर इट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ए कोई अगर रियल नंबर है,
ए कोई रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर कैसे होगा आपको सिखा चुके हैं। ये ए हो गया आपका रियल नंबर। अगर इमेजिनरी नंबर प्लस कर दिए इसमें आई बी, आई आ जाएगा तो वो नंबर क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो आपका ये जो नंबर बना कंबाइंड फॉर्म में, ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्लियर हो गया। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं। देखिए अब इसका जो होगा था दो टर्म आपको, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अब इसके रियल पार्ट को लिखने के लिए आर ई ऑफ जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड लिखते हैं। अगर इमेजिनरी पार्ट लिखना है तो क्या लिखते हैं, आई एम ऑफ जेड मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अब इमेजिनरी पार्ट जो होगा आई के साथ आया हुआ टर्म, जैसे 10th क्लास में कोफिशिएंट लिखते थे, वेरिएबल के साथ आए हुए टर्म को अलग रखते थे, उसी तरह से आई के साथ आया हुआ टर्म जो होगा वो क्या होगा, आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। बात समझ में आ गई आपको। यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की हम लोग बात करते हैं तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको क्या ध्यान देना है। अलजेब्रा मतलब क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसकी बात जब हम लोग करेंगे तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें एडिशन की, ठीक है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब इसके एडिशन की हम लोग बात करेंगे तो जैसे कोई भी दो टर्म ले लीजिए, सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 2 + 3i हम लोग लेते हैं और इसमें दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 4 + 6i को ऐड करते हैं तो क्या होता है। तो जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे यहाँ पे आपको हम रफ में दिखा देते हैं, जब आप वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन करते थे, जैसे 2x + अगर 3 है और प्लस हो गया 3 + 5x, तो आप क्या करते थे, लाइक टर्म को जो ऐड करते थे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से और वेरिएबल को वेरिएबल से। सेम उसी तरह से 2x + 5x 7x और 3 + 3 क्या होता था, 6 होता था। उसी तरह से यहाँ भी होगा। ये जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से, और ये जो आपका रियल पार्ट है ये रियल पार्ट से ऐड होगा। दैट मीन्स 2 + 4 और 3i + 6i एक साथ होगा। तो 2 + 4 6 हो गया और 3i + 6i आपका क्या हो गया, 9 आयोटा। दैट मीन्स ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आपको आ रहा है। एडिशन ये हो गया। सब्ट्रैक्शन भी कुछ ऐसा ही होता है। सब्ट्रैक्शन में भी आप देखेंगे तो सिर्फ ऐसा ही होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन देखें हम लोग तो यहाँ आप ध्यान देंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं 3 + 2i और अगर सब्ट्रैक्शन कर देते हैं इसमें से कि 3 + 5i को, ठीक है, सब्ट्रैक्शन अगर कर रहे हैं 3 + 5i को, तो जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता है, आप यहाँ पे देखेंगे, आपको देखिए हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्योंकि आप पढ़ चुके हैं तो वहीं से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 2x + 3i में से 3x + 5x को अगर घटाना होता तो हम लोग क्या करते हैं, 2x + 3i माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5x। तो 5x में से 2x गया, 3 में से 3 0 ये हो गया और 5x में से 2x गया तो क्या बचेगा, -3x। उसी तरह से यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से और रियल पार्ट रियल से सब्ट्रैक्शन होता है। 3 + 2i -3 और -5i, तो यहाँ 3 से 3 प्लस माइनस कैंसिल, 2 में से गया तो माइनस क्या आ जाएगा आपका 3i। बात समझ में आया सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं तीसरा जो आपका है वो आता है मल्टीप्लिकेशन की। देखिए वीडियो तो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है और ऐसे लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ जब कॉम्प्लेक्स नंबर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी नहीं, जैसे कि आप यहाँ फिर अलजेब्रा में देखें, जैसे कि अगर 2x + 3 को मल्टीप्लाई करना हो 5x + 2 से तो आप क्या करते थे कि इसमें क्या होता है कि वेरिएबल वाला पार्ट और कांस्टेंट पार्ट को मल्टीप्लाई कर देते थे। 5x से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² + 15x आता था, फिर 2 से करेंगे तो 4x + 3 2 6 आ गया। फिर क्या करेंगे, जो ऐड होने वाला है उसको ऐड करेंगे, जो ऐसे हैं उसको छोड़ देते हैं। 15 + 4 करेंगे तो ये 19x + 6 आता था। यही से इसी तरह से अगर मान लीजिए कि 2 + 3i दिया हुआ है और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया आपका 5 + 2i से, तो हम क्या करते हैं, पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 और 5 फिर किससे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों से होगा, 5 × 3 = 15i हो गया। फिर जब आप रियल पार्ट से
इमेजिनरी पार्ट जो होगा और रियल इमेजिनरी दोनों से होगा। तो ये क्या हो गया, 2 2 जा 4 आई और प्लस में हो जाएगा 4 3 2 जा 6 आई स्क्वायर। अब कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे कांस्टेंट के साथ, और कोई कांस्टेंट नहीं छोड़ देते हैं। आई वाले टर्म को दोनों को इमेजिनरी पार्ट जो है उसको ऐड करते हैं। 15 4 19 आई आ गया। लेकिन यहाँ जो 6 आई आया, 6 आई जो स्क्वायर आया, ये 6 आई स्क्वायर को देखेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये 10 + 19 आई इमेजिनरी पार्ट है और ये -1 से मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, 4 + 19 है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिवीजन से शुरू करेंगे और फिर बाकी जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और रेगुलर वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें।